मैं नाम बोलूंगा, आप आना, सिग्नेचर अपने नाम के आगे सिग्नेचर करना और अपना आई कार्ड ले जाना। अनिकेश मौर्य, नाम के आगे पेन लेके आओ। कुंदन राज, विपराज राय, सिग्नेचर करना बेटा, एक एक डोरी लेना। जल्दी करो, एक एक डोरी ले लो, अपना अपना आई कार्ड उठाओ, एक एक डोरी ले लो और साइन कर दो। जयदीप सिंह, जयदीप सिंह, विकास चौधरी, भैया आई कार्ड का स्टेप ले लो, एक एक इसमें तो एक आई कार्ड का स्टेप ले लो। अरे भाई अपने नाम क्या किसी ने से कर दो बेटा, एक एक आई कार्ड का स्टेप ले लो। क्या डोरी ले जाओ एक एक। अरे आई कार्ड की डोरी ले लो, किसमें खींच लो बेटा, बस। अरे साइन किसने ने किया अभी एक। अरे अभी एक स्टूडेंट तीन का आई कार्ड दे चुका हूँ, साइन किसने ने किया। हाँ तो करो ना यार। हाँ इसमें देखो ना, इसमें यार, इसमें इसमें क्या गलत चीज। नीचे नाम जोड़ दो, नाम नहीं तो क्या नाम है। मिल गया ना नाम आपका। अरे भाई कहाँ खो रहे हो आप, ध्यान दो, एक डोरी ले जाओ यार। आप तो केवल अकेले का ध्यान रख रहा हूँ, मैं पूरी क्लास का ध्यान रख रहा हूँ। आई कार्ड भी दे रहा हूँ, आपकी सिग्नेचर भी चेक कर रहा हूँ। क्यों बेटा, हिस्ट्री भी दे रहा हूँ। CH अभिनव चौधरी, शिवांश राजा राजपूत, अंशु राजपूत, अंशु राजपूत, पेन लेके आना भैया साइन के लिए। अमित कुमार शाह, तुरंत अपना नाम ढूंढो, साइन कर दो यार। हेलो बेटा, अमित कुमार शाह। अरे इस ये लिस्ट उसको क्यों देख रहे हो यार, ये लिखे नहीं, इसमें देखो ना आप। नाम नहीं तो नीचे नाम जोड़। समझते नहीं बच्चे यार। रोहित शर्मा, मोहित केसरी। भाई आई कार्ड की स्ट्रिप भी लेके जाना बेटा, सिग्नेचर भी करना, आई कार्ड भी लेना। मोहित केसरी, मोहित कुमार, अमन कुमार, अमन नहीं है, देवांश आ जाओ, शुभम कुमार, शुभम आ जाओ, मीरान हनुमत, मीरान हनुमत है तो आओ ना यार, बोल तो जाओ कम से कम। आदित्य मिश्रा, साइन करो, पहले इनको नमड़ने दो, फिर उसके बाद में फ्री। 4 4 8 4 12 19 20 24 28। दिनेश कुमार, आलोक गुप्ता। बेटा आई कार्ड कलेक्ट करने पर अपने स्कूल से जरूर करना, नहीं तो उनकी एब्सेंट चली जाएगी 3 दिन तक। जिसने भी आई कार्ड ले लिया, इसमें अटेंडेंस जरूर लगाना, सिग्नेचर जरूर करना, फिर वो आपकी जिम्मेदारी है। आयुष, आर्यन, आयुष आर्यन कोडिप, आर्यन कोडप आपका है बेटा। जयदीप सिंह, सर बस एक मिनट। हाँ बेटा ये एक स्टूडेंट, जयदीप सिंह और अमन कुमार और CH अभिनव चौधरी। ठीक है। सर आ जाओ, सॉरी। हाँ आवाज आ रही है। ये जो घर बैठे इनको आ रही है आवाज सबको, आ तो रही दिखती है।
चलो, हाँ भाई डिस्कशन में क्या क्या था। हम्म, एक तो एनसीईआरटी थी, तो पहले एनसीईआरटी पे आते हैं। एनसीईआरटी में रिलेशन फंक्शन चैप्टर 1। चलो भाई एनसीईआरटी में आओ, 1.1 जो थी अपने, 1.1 इसमें किसी को कुछ पूछना। क्वेश्चन नंबर 8 और एक क्वेश्चन नंबर 11, दो सवाल पूछना चाहते हैं एनसीईआरटी में जो घर बैठे हैं वो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, a माइनस मॉड a माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या दिक्कत आ गई क्वेश्चन नंबर 8 में, कौन सी चीज नहीं समझ में आई क्वेश्चन नंबर 8 में। भाई ट्रांजिटिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ बताओ। बोल सकते हो, अनम्यूट कर रखा है मैंने शायद तुम लोगों को, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत है, किस चीज में दिक्कत आ रही है एनसीईआरटी के। अनम्यूट नहीं हो, अभी कर देते हैं। अलाउ फॉर दिस। हम्म, अब कर सकते हो तुम अपने आप को unmute। यस सर। सर हाँ पूछना ये था कि सर उसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो दोनों को मिला के एक क्वेश्चन है या दोनों अलग अलग सेपरेट है सर, क्योंकि सॉल्यूशन तो सर। शो दैट द रिलेशन पहला अलग है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना, ये एक अलग है मेरे ख्याल से, इसके बाद की कहानी अलग है। ओके सर, ये पूछना। ठीक है, चलो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। तो ठीक है, तो हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, पी क्यू क्या चीज है, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज पॉइंट इन द प्लेन गिवन बाय पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन इज सेम द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी क्यू फ्रॉम ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ तो ठीक है, इसमें भी क्या दिक्कत है 11 में। भाई अगर दो पॉइंट हैं तो ओपी रिलेशन, ओपी का मतलब क्या होगा, ओपी बराबर ओपी, तो वो तो सही बात है। अगर ओपी और अगर हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो अगर ओपी डिस्टेंस ओक्यू के बराबर है तो ओक्यू भी किसके बराबर होगी, ओपी के, सिमेट्रिक है। और ओपी ओक्यू के बराबर है, ओक्यू ओ आर के बराबर है, तो ओपी किसके बराबर होगी, ओ आर के, तो ट्रांजिटिव भी है। बस नीचे लिख देंगे देयरफॉर इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, प्रॉब्लम है सर्कल में, उसमें कुछ सर्कल पूछ रहा है किसमें। सर। क्वेश्चन में पूछा है सर्कल के रिलेटेड कुछ पूछ रहा है वो, सर समझ नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहा Further show that set of all points related to a point non-zero is this circle passing through P with origin as center। तो यार ये भी नहीं है, तो इसमें क्या है, दुनिया जानती है कि भाई सर्किल के लिए कोई पॉइंट P लाई करेगा तो उसके ओरिजिन से डिस्टेंस सेम होगी, नहीं जानते क्या। तो ये जितने भी पॉइंट है जिनके लिए OP बराबर OQ बराबर OR करेंगे, तो ये PQR किस पे लाई करेंगे, सर्किल पे लाई करेंगे, जिसके लिए ओरिजिन सेंटर हो जाएगा। बस यही तो है, और क्या है, नहीं है क्या। सर्किल की डेफिनेशन यही तो होती है कि ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, फिक्स। ठीक है, और कुछ है क्या इसमें एनसीईआरटी में। 15, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हाँ तो मतलब ट्रांजिटिव नहीं आ रहा। अच्छा, क्या ट्रांजिटिव नहीं आ रहा, इसका मतलब तुम्हें एक ऐसा ऑप्शन मिल गया कि ए बी बी सी है लेकिन ए सी नहीं है। बताओ क्या मिला, ऐसा कौन सा मिल गया। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की।
बताओ ऐसा। भाई तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब तुमने ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन ढूंढ ली होगी। है। सर 1,1 और 4,4 के बीच अगर लगाएंगे तो 1,4 भी होना चाहिए ना अच्छा अच्छा, ट्रांजिटिव के क्या लिए। क्या, कौन है सर बोल, वन कौन रहा है ये? सर पे। अच्छा अच्छा, शौर्य बोल रहा है, हाँ? अच्छा हाँ। अच्छा। अच्छा, क्या बोल रहे हो बेटा? 1,1 और 4,4 के बीच में नो लगाएं? सर, नो हाँ। नो सर, नो सर, नो सर, सॉरी। बी ए बी अच्छा, और बी अब सी। तुम क्या कह रहे हो, किस किस के बीच में लगाना है? 3,3। मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, कोई कारण हो देखें आप। ऐसे सोचने से नहीं होता ना, उसको लिख के तो देखो पेपर पे कि भाई क्या अच्छा ए बी बी सी बन रहा है तो हम एसी की बात करें। जब बन ही नहीं रहा है तो कैसे बात करें। चलो, इसके बाद एक बच्चा फर्स्ट का सेकंड भी पूछना चाहता है। फर्स्ट का सेकंड। अच्छा, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट का सेकंड क्या है? y बराबर एक्स प्लस 5। ये तो अपन ने क्लास में ही किया था, y बराबर एक्स प्लस 1 वाला एक किया था। y बराबर एक्स प्लस 1 वाला किया था, ऐसा मुझे ध्यान है। तो उसमें ना तो वो रिफ्लेक्सिव आया था, ना सिमेट्रिक आया था, ना ट्रांजिटिव आया था। तो ये भी वही है, ना तो रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। सर आंसर में दिया है कि ट्रांजिटिव है। हम्म। सर ट्रांजिटिव दिया है पीछे। इसमें फर्स्ट के सेकंड में यस हाँ सर। सर। ट्रांजिटिव कैसे होगा भाई? सर उसमें पीछे सर ट्रूथ टेबल से करें, अगर फॉल्स फॉल्स ट्रू नहीं, फॉल्स। ट्रुथ टेबल से कैसे होगा मुझे बताओ ना। अच्छा, ए बी और बी सी नहीं, हाँ ट्रांजिटिव ठीक है ना, ए बी और बी सी का पेयर ही नहीं मिलेगा ना, एक्स लेस देन 4 है ना। यस। ट्रांजिटिव इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए बी और बी सी का पेयर ही मौजूद नहीं होगा ना। ए बी और बी सी का पेयर मौजूद नहीं है। सर एफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। हाँ, ए बी और बी सी मौजूद नहीं होगा ना। भाई चूंकि एक्स 4 से छोटा है ना, तो अंतर उधर 5 का आ रहा है। तो जैसे तुमने एलिमेंट ले लिया, कितना ले लिया, एक्स 4 से छोटा लेना है, तो एलिमेंट क्या आएगा, 1,6। फिर 7 2,7। फिर कितना आएगा, 8 3,8। 4 तो लेना ही नहीं है। तो अब इसमें ए बी और बी सी वाला मिल नहीं रहा ना, इसलिए ट्रांजिटिव लिख। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं। ए बी और बी सी का पेयर नहीं मिल रहा है इसमें, इसलिए है ना। इसलिए भी उसने लिखा हुआ सही लिखा है ना, ए बी बी सी का पेयर ही नहीं मिला ना। ए बी बी सी का पेयर मिलता तो फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, ए सी की। तो मिल ही नहीं रहा इसमें, अपन ने किया था उसमें तो ए बी बी सी का पेयर मिल रहा था, 1, 3 और 2, 4 आ रहा, ठीक है। इसमें ए बी बी सी का पेयर ही नहीं मिल रहा, इसलिए उसने ट्रांजिटिव लिखा है, सही लिखा है। ठीक है, चलो हो गया एनसीईआरटी का। चलो, इसके बाद अपने को जाना था शीट में। एक्सरसाइज 1, पार्ट फर्स्ट, सेक्शन बी। चलो इसमें बताओ, बी में B1। सर बी। अच्छा हाँ, ये अधूरा, एक्चुअली इसमें अधूरा कुछ भी नहीं है। जो सॉल्यूशन दे रखा है वो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दे रखा है वो सॉल्यूशन है। ये है। ये जो फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं ना, ये फर्स्ट और सेकंड एक्चुअली आंसर है, और इसका क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड, ये है। हाँ, पता नहीं क्यों दे दिया। चेक करना चाह रहे होंगे शायद, तुम्हें पता लगता है, कई बार तुम 3 सवाल पूछ लेते हो ना, तो ऐसे इनको चेक करने की इच्छा होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्चुअली जो पीछे फर्स्ट और सेकंड दे रखे हैं वो क्वेश्चन है, और जो यहाँ फर्स्ट और सेकंड दे रखा है वो आंसर है। चलो, और कुछ है क्या इसमें पार्ट फर्स्ट के सेक्शन बी में? सर B4। B4। अच्छा, B4 में बताओ क्या दिक्कत आ गई। अच्छा, इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है बताओ एक बार बेटा। क्या नहीं समझ में आया, डेफिनेशन? अच्छा, क्या इस सिंबल का मतलब कुछ होता है क्या?
नहीं, क्या चीज नहीं समझ में आई B4 में, एक बार बताओ तो देखा। हाँ 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 हाँ, ये नहीं समझ में आया होगा, मैं यही तो कह रहा हूँ। हाँ, और एक शायद ऑनलाइन में भी कोई बोल रहा है B4। ऑनलाइन में कौन B4 पूछ रहा है? कल क्लास में थे क्या? क्या बात कर रहे हो, सच्ची? सही में मैथ्स की क्लास में पूछ रहा हूँ मैं। कल थे मैथ्स की क्लास में? अच्छा, और क्लास नोट्स लिखे थे? अच्छा, कल मैंने 3 ही सवाल कराए थे। उसमें जो पहला सवाल कराया था वो देखना तो क्या था। ये जो एन के बाद तुम्हें समझ में नहीं आ रहा दिखाने, उसके बारे में कुछ लिखा हो कल। कल जो पहला सवाल किया था जिसपे 3 स्टार लगाए होंगे, कहा होगा भाई बहुत ज्यादा काम का सवाल है, कई बार पूछा जाता है। स्टार नहीं लगाए? आप देखो, यही तो है ना बेटा, हम लिखते क्या है, तुम लिखते क्या हो। चलो कोई बात नहीं, स्टार नहीं लगाए तो भी ढूंढ पा रहे हो। कल पहला सवाल कौन सा किया था? अच्छा, फिर उसमें और लगा के कुछ लिखा होगा। फिर उसमें नीचे ये जो तुम सिंबल नहीं समझ पा रहे हो, इसका कुछ मीनिंग लिखा होगा, देखो। हाँ, A/B का कुछ मीनिंग लिखा है? फिर ये तो तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है। तुम्हारी है ये कॉपी? हाँ, है ना। अच्छा, मिल गया। तो इसका मतलब यही होता है। तो अब जैसे तुम ए रिलेटेड ए लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो n इज ए फैक्टर ऑफ 0, यस। इफ n इज ए फैक्टर ऑफ a माइनस b, देन n इज ए फैक्टर ऑफ b माइनस a। और a माइनस b का फैक्टर है, b माइनस c का फैक्टर है, तो वही दोनों को जोड़ देंगे तो a माइनस c नहीं बन जाएगा? चलो, हो गया। अच्छा, ये एक ऑनलाइन में भी बच्चा है, आयुष। आयुष, क्या B2 भी पूछ रहे हो क्या इसका? आयुष, B2 क्या B2 B2 पूछ रहे हो क्या? आयुष बोलो ना। हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। हाँ सर, B2 पूछ B2 रहा पूछ रहे हो क्या? था। हाँ सर। अच्छा, तो क्या तुम उससे पहले वाली एक क्लास में आए थे क्या बेटा? यस सर। अच्छा, तो आपके पास भी क्लास नोट्स की कॉपी है क्या? यस सर। तो देखा, उसको खोलने का कष्ट करो तो बेटा। यस सर। तो फिर खोल दी। उसमें क्या है कि अपन ने 4 सवाल किए होंगे जिसमें राइट क्रॉस करके कुछ लगा रखा होगा। हाँ सर। हाँ, मिला बेटा। हाँ उसमें जो सेकंड नंबर वाला है उसमें x लेस देन y लिखा होगा बेटा। सर, एक सेकंड। उसी का सॉल्यूशन और उसी का आंसर लिख दो बेटा B2 में, बस वही करना है। ठीक ठीक ठीक। सर, अच्छा, बाकी और किसी का कुछ रह रहा है क्या सेक्शन बी में? B2 में एक पूछना था सर, सही है क्या? किसमें? B2 में ही B2 में ही? सर, पूछना था कि सही है क्या नहीं वो। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 भी इसको सेटिस्फाई कर सकता है क्या सर? किसको? B2 कौन सा B2, पार्ट फर्स्ट का B2? यस सर, यही क्वेश्चन सेकंड वाला इसमें। तो इसमें तो मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं करना है, बस वहां से सॉल्यूशन अपनी होमवर्क कॉपी में लिख लेना है। ओके सर। हाँ, सोल्व नहीं करना, बस वहां से ऐसे कैसे ही लिख लेना। ऐसे कैसे लिखना है? कर लिया ना वहां पे अपने पूरा सोल लेस देन वाला, कर लिए ना? नहीं किया क्या? नहीं, मतलब मुझे ऐसा शक होता है कि शायद मैंने नहीं कराया हो। कराया है, ठीक है। चलो पार्ट सेकेंड में आ जाते हैं। चलो पार्ट सेकेंड में सेक्शन बी में आते हैं बेटा। पार्ट सेकेंड के सेक्शन बी में आए, क्या पूछना है? B7 का 2। अच्छा ठीक है,
B7 के पहले ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों को केवल B7 का 2 पूछना है। इसके अलावा कुछ ऑनलाइन वाले पूछना चाहते हो? नो सर। देखो पूछ लो, पूछना तुम्हारा क्या है, हक। मोटिवेट करता हूं, उससे थोड़ा पूछ पाएंगे। देखो बेटा, पूछना हमारा हक है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है, और अपने को कोई डाउट रहता है इसीलिए अपन पूछते हैं। थोड़ी मेरी शक्ल भी दिखा दो, शक्ल नहीं दिख पा रही। हाँ, तो ऐसे देखो, पूछने में कोई ऐसी शर्म वाली बात नहीं होती, पूछना अपना हक है। अपने को कुछ नहीं आता इसीलिए तो अपन यहाँ पे आए सीखने के लिए। आता होता तो क्यों आते हैं, है? तो इसलिए अपन पूछ सकते हैं। तो B7 के सेकंड के अलावा कोई पूछना चाहता है? नहीं नहीं, एक बच्चा ही लिख रहा है पूछना हमारा हक है और बताना आपकी मर्जी। नहीं नहीं बेटा, पूछना पूछना तुम्हारा हक है और बताना हमारा फर्ज है, मर्जी नहीं है बेटा। इसको लास्ट वर्ड को थोड़ा सा करेक्ट करेंगे अपन। पूछना तुम्हारा हक है और बताना हमारा फर्ज है। अभी देखो, 2 बच्चों ने सेम क्लास नोट्स का सवाल पूछा तो मैंने बताया, और कहां तक बताया? उसको क्लास नोट्स की कॉपी खुलवाई, कॉपी खुलवा के उसमें क्वेश्चन तक दिखवाया। फर्ज है, पूरा किया मैंने। इससे ज्यादा और क्या फर्ज पूरा करूंगा भाई? क्वेश्चन था, बच्चे की कॉपी खुलवाई, फिर कॉपी खुलवा के उस क्वेश्चन तक पहुंचवाया, बच्चे को दिखाया कि देखो बेटा ये सॉल्यूशन यहाँ पे है, आपको ऐसे कैसा वहां पे लिख देना है। ये मेरा फर्ज था जो मैंने पूरा किया। इसमें क्या है? हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? डाउट बताने, मतलब पढ़ाने भी आए हैं ऐसा नहीं है, लेकिन पढ़ाने के साथ डाउट बताने आए हैं बेटा। तो डाउट पूछना अपना हक है। मैं एक्चुअली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने एनसीईआरटी में इतने सारे डाउट पूछे, पार्ट फर्स्ट में पूछ लिया और सेकंड में 9 सवाल है, और तुम एक भी 10 सवाल है, एक भी डाउट नहीं पूछ रहे, तो मुझे लगा थोड़ा सा मोटिवेट करने की जरूरत है, इसलिए मैंने कर दिया पीछे। चलो, तो फिर B7 का सेकंड बताते हैं फिर। चलो आ जाओ, B7 का सेकंड करते हैं। तो इसका मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल दिखे हैं। अच्छा, S1 S2 आर सबसेट ऑफ A। तो ये तो आसान है। क्या चीज बताऊं इसमें, बताओ? ट्रांजिटिव बताऊं? तो कोई से भी 3 सेट ऐसे में ले लूं जो ट्रांजिटिव में गड़बड़ कर रहे हो, यही तो है, और क्या? ऐसे ही तो बताना होता है, और कैसे बताना होता है ट्रांजिटिव। चलो, तो S1 मैंने एक सेट ले लिया। अच्छा, S1 रिलेशन S2 का मतलब क्या है? देखो पहले, S1 रिलेशन S2 का मतलब है S1 नॉट ए सबसेट ऑफ S2। करेक्ट है? S1 नॉट ए सबसेट ऑफ S2, ये इसका मतलब है। तो चलो, तो S1 मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, S2 मैंने एक सेट ले लिया 1 2 4, S3 मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 और 5 ले लिया। S1 रिलेशन S2 का मतलब क्या है? S1 is not a subset of S2. Yes. S2 related S3 का मतलब क्या है? S2 is not a subset of S3. Yes. तो S3 है ना? तो S1 related S3 का मतलब क्या होना चाहिए कि S1 is not a subset of S3. बट S1 तो S3 का सबसेट है, ट्रांजिटिव है, मतलब नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं होगा ना? कहाँ है? सेटिस्फाई नहीं हुआ। बस ये आ गया। चलो, और कुछ बाकी हो गए? सब कर दो बंद सबका? जो घर बैठे उनका हो गया, बाकी सबका? यस सर। यस सर। एक बच्चे का कुछ बाकी रह गया। सर एक बार रिफ्लेक्सिव फिर बता दीजिए। अच्छा, रिफ्लेक्सिव किसका बता दूं बेटा? अब ऐसा करो कि मेरे पास तो सवाल खत्म हो गए, तुम सवाल बना दो और मैं उसका रिफ्लेक्सिव निकाल के बता देता हूं। यही कर सकते हैं अब, और क्या है?
तो तुम कोई सवाल बताओ बेटा जिसका मैं रिफ्लेक्सिव निकालूंगा। भाई मैंने सवाल बताया वो तो सब खत्म हो गए। अब तो बस मुझे रिफ्लेक्सिव में इतना याद है कि ए रिलेटेड ए लिख लेना है। ट्रू स्टेटमेंट आएगा तो है, फॉल्स आएगा तो नहीं है। अब सवाल तुम बता दो, मैं देख के बता दूंगा ट्रू और फॉल्स। इतना ही कर सकते हैं और क्या। अच्छा बच्चे ने लिख दिया B7 के सेकंड का। अच्छा इसी के सेकंड का रिफ्लेक्सिव बता दूं। अच्छा इसी के सेकंड का रिफ्लेक्सिव बता दूं। तो S1 ये ले लिया अपन ने। तो S1 रिलेटेड S1 का मतलब क्या हो जाएगा? S1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ S1। S1 इज नॉट ए सबसेट ऑफ S1। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? नो, ये तो फॉल्स है। S1 तो S1 का सबसेट होता है। S1 तो S1 का सबसेट होता है, तो बेटा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा ये। वैसे मेरे ख्याल से अपन लोगों ने एक साल 11th को दिया है। ये वो वाला बैच में पढ़ा रहा हूँ ना जिसमें एक साल 11th पढ़ चुके हैं। सही कह रहा हूँ मैं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। सर हाँ हाँ, सर इक्लूडियन प्लेन क्या होती है? इक्लोलियन फॉर्म क्या होती है? प्लेन क्या होता है? अच्छा पता नहीं है अभी, मतलब आपने पढ़ाने में कहीं जरूरत नहीं पड़ने वाली है ना। एक कॉम्प्लेक्स सर प्लेन होता है, एक B8 वेक्टर। में है क्या? सर, क्वेश्चन नंबर B8 में ये दिया हुआ नाम। B8 में दिया हुआ है, यस सर। B9 में दिया हुआ है। सॉरी सर। अच्छा ये 2 डायमेंशन प्लेन ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। XY प्लेन ही ले लो, है ना। XY प्लेन ही है और क्या है। 2 लाइन की बात कर रहा है, स्ट्रेट लाइन एक, तो बस 2 डायमेंशन प्लेन की बात लेके चलेंगे ना, वही है। नाम वाम चेंज कर देते हैं, कई बार इनको नया क्वेश्चन बनाना होता है ना। इनको भी लगता होगा ये सारे क्वेश्चन तो अपन ने क्लास में कर लिए हैं, तो कुछ नया बनाना है इसलिए नाम वाम चेंज कर दिया होगा। चलो ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं। अपन किस पे थे इसके बाद? सर मैंने भी कल कुछ का सवाल कुछ दिए थे। अभी तो वैसे अपन ने जो भी प्लेन है 2 डायमेंशन ही पढ़ा है, तो जब भी आएगा तो उसका मतलब 2 डायमेंशन प्लेन ही रहने वाला है ना। XY प्लेन पढ़ लिया अपन ने, तो अभी वही वाला प्लेन है जहां भी आएगा। जब 3 डायमेंशन पढ़ लेंगे तो उसके बाद फिर वो वाला प्लेन आएगा, लेकिन जब तक वो नहीं आ रहा तब तक सब जगह 2 डायमेंशन प्लेन ही है ना। कहीं पे आए पेपर में भी आ जाए तो ऐसे परेशान ना हो, है ना। चलो अ, 2 ग्राफ दिए थे मैंने, है ना। एक तो दिया था मैक्सिमम ऑफ mod x और 2 माइनस mod x। तो हमने क्या कहा है कि इस ग्राफ को कैसे बनाते हैं। मुझे 2 ग्राफ बनाने, एक तो मुझे किसका ग्राफ बनाना है, mod x का, ये समझे mod x का ग्राफ। एक मुझे किसका ग्राफ बनाना है, 2 माइनस mod x का। ये 2 माइनस mod x का ग्राफ समझ सकता हूँ कैसे बना। माइनस mod x, भाई ये mod x तो ये माइनस mod x, और माइनस mod x को 2 यूनिट कहाँ शिफ्ट कर दिया, ऊपर। चलो ये बन गया अपने पास, है ना। अब हमें क्या देखना है, मैक्सिमम। हमें क्या देखना है, मैक्सिमम। जैसा मैंने कल कहा भी था कि हमें क्या देखना है, मैक्सिमम। तो अगर हम यहाँ देखें तो इन ब्लू और रेड में से कौन बड़ा है, ब्लू, ये मैक्सिमम है। बस, तो जो मैक्सिमम है इसके बाद कौन मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। इसके बाद कौन मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है। और इसके बाद कौन मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम। तो ये एक जो W शेप का तुम्हें फाइनल ग्राफ नजर आ रहा है, ये इस फंक्शन का ग्राफ। W शेप का जो मैक्सिमम चाहिए ना, तो हमने कौन सा ले लिया, ऊपर ऊपर वाला। दूसरा एक ग्राफ हमें बनाना था मिनिमम वाला। तो मिनिमम में क्या था, √2 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ अपन जानते हैं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ सिमेट्रिक बना लिया मैंने। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, -√2 से +√2। सेमी सर्किल टाइप का ग्राफ बन जाएगा।
बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए इसमें, मिनिमम। तो जो नीचे है उसको डार्क करेंगे, ये नीचे है, इसके बाद ये नीचे है, और ये आ जाएगा। तो ये जो ब्लैक कलर वाला ग्राफ है, ये आपका किसका हो जाएगा, मिनिमम का। ये जो ब्लैक कलर वाला ग्राफ है, ये किसका हो जाएगा, मिनिमम। अच्छा, सेकेंड वाला कैसे बनाया, बहुत आसान है। सेकेंड वाले को 2 स्टेप और सोल्व कर लो, और 2 स्टेप सोल्व करोगे तो ये कहीं ना कहीं सर्किल सा नजर आ जाएगा। तो एक सर्किल बनाना था, लेकिन y पॉजिटिव है, तो कौन सा बनाना था, सिर्फ ऊपर वाला बनाना। सर्किल हो गया ना, तो सर्किल में सिर्फ कौन सा वाला बनाना था, ऊपर वाला बनाना। ठीक है, तो ये इस तरह के ग्राफ बनते हैं मैक्सिमम मिनिमम वाले, है ना। ये क्लियर है सबको, जो दोनों मैंने बनाए, जो घर बैठे हैं उनको क्लियर है। यस सर। सर सेकंड वाला भी रब मत करिएगा, सेकंड वाला ग्राफ, रब मत करिएगा, रब। अरे रफ तो पहले वाला भी नहीं कर रहा मैं, रफ की चिंता क्यों कर। चलो, जो लोग टैलेंटेड हैं और जिन्होंने जल्दी से लिख लिया है, वो ये ग्राफ बनाने की कोशिश करें। मिनिमम ऑफ 1 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। अब मैंने अंदर 3 फंक्शन दे दिए, जल्दी से बनाने की कोशिश करें। मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 2। तो जो टैलेंटेड हैं जल्दी लिख लेते हैं, वो थर्ड और फोर्थ को बनाने का सुख लें, और जो धीरे धीरे लिखते हैं वो आराम से फर्स्ट और सेकंड बनाए, फिर मैं थर्ड और फोर्थ सोल्व कर दूंगा, वो बनाए। सबका ध्यान रखना पड़ता है ना भाई। अब एक बच्चे ने कह दिया सर सेकंड मत हटाओ, तो जो लिख के बैठे हैं उनको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, वो कहेंगे सर ये से कैसे, है ना। तो सबका साथ सबका विकास, ध्यान रखना पड़ता है। चलो भाई, तो फटाफट बनाने की कोशिश करें। अब की बार मैंने अंदर 2 की जगह कितने फंक्शन डाल दिए, 3। अब एक बच्चा ने लिखा है सर व्यंग्य मत मारिए, व्यंग मत मारिए। ये है, मैंने कौन सा व्यंग मारा अभी, कुछ मारा क्या मैंने, व्यंग तो मैंने कुछ भी नहीं मारा। मैंने तो 2 सवाल लिखे और मैंने कहा कि भाई जो जल्दी लिख लेते हैं वो करने का सुख लें, और जो धीरे धीरे लिखते हैं वो इन 2 सवालों को लिखने का सुख लें। इसमें कोई व्यंग्य नहीं था। ये तो मैंने दोनों की खुशी के लिए कुछ काम किया, जो जल्दी लिखते थे उनकी खुशी के लिए, और जो थोड़ा धीरे लिखते हैं उनकी खुशी के लिए। अब फिर देखो, समझने वाले तो कुछ भी समझ सकते हैं। पहले वाले में 3 ग्राफ बनाने, 1 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, और मेरे ख्याल से तीनों ग्राफ सिखा रखे हमने। y बराबर 1 वाली लाइन बनाना, y बराबर एक्स स्क्वायर बनाना, और y बराबर एक्स क्यूब बनाना। अच्छा, जिसको मेरी बात व्यंग्य लग रही थी उसका बन गया क्या ये ग्राफ, ऑनलाइन? जिसको मेरी बात व्यंग्य लग रही थी उसका ग्राफ बन गया क्या ये? है ना? कितने जनों को लगता है कि उनका सही ग्राफ बना? नहीं नहीं, मैं फर्स्ट वाले की, थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से तो सबका गलत बनेगा।
मेरा अनुभव तो ये कहता है। चलो खैर, अब मैं बनाता हूं। चलो, मुझे 3 ग्राफ बनाने थे। एक तो y बराबर 1, y बराबर एक्स स्क्वायर। तो ये y बराबर 1 कहीं ना कहीं, y बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये y बराबर एक्स स्क्वायर ले लूं और क्या। अब एक ग्राफ बनाना है मुझे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। एक ग्राफ और बनाना है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये जो y बराबर एक्स क्यूब होगा ना, इसका ग्राफ थोड़ा तुम्हें ध्यान से बनाना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 1 में ये अपना नेचर चेंज करेगा। 0 से 1 में ये अपना नेचर चेंज करेगा, क्योंकि 0 से 1 में 1 से पहले ये एक्स स्क्वायर के नीचे होगा और 1 के बाद में ये एक्स स्क्वायर के ऊपर चला जाएगा। पावर बढ़ाने से 1 से छोटी क्वांटिटी और छोटी होगी ना, और 1 से बड़ा होगा तो पावर बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा। होगा ऐसा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद है नहीं रखा होगा, इसीलिए कहा था कि शायद तुम्हारा गलत होगा। अब हमें इसमें क्या चाहिए, मिनिमम। तो मिनिमम क्या लेंगे, ये नीचे ग्रीन वाला ही तो है मिनिमम में। देखो कौन सा है मिनिमम में। तुम चाहो तो इस ग्राफ को 2 टुकड़ों में बना सकते हो। पहले ये 3 कलर वाला ग्राफ अलग बना लो और लास्ट में ब्लैक वाला ग्राफ अलग से बना लो। मेरे पास चारों कलर के पेन थे, इसलिए मैंने एक ही में बनाया। तो ये जो फाइनल ग्राफ है, ये ब्लैक कलर वाला ग्राफ है। ठीक है, चलिए इस पे आते हैं, इधर वाले पे। तो इसमें तो खैर 3 लाइनें बनानी है, उम्मीद है बन गया होगा सबका। एक लाइन मुझे बनानी है, कौन सी, 1 माइनस एक्स। ये लाइन आ रही होगी और क्या है, एक लाइन ये आ जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। ये y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। और एक लाइन बनानी है y इक्वल्स टू 2। ये y इक्वल्स टू 2। तो इसमें हमें मैक्सिमम चाहिए। पहले ये वाला आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। सिमेट्रिक बनेगा थोड़ा सा। चलिए हो गया। बना लीजिए फटाफट, फिर रफ करके आगे बढ़ेंगे। तो ये हमने थोड़ा सा किस तरह के ग्राफ बनाने सीखे, मैक्सिमम मिनिमम वाले। कौन से वाले ग्राफ बनाने सीखे, मैक्सिमम मिनिमम वाले। और पिछली क्लास में हमने कौन से सीखे थे, लीनियर अपॉन लीनियर वाले। दोनों के तरीके मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। अब इसको याद रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तो समझा दिया है ना, मेरी जिम्मेदारी वाला काम पूरा हो गया। चलो अब ये रफ कर दूं, ये क्लियर है सबको, जो घर बैठे हैं उनको भी। यस सर। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन पे थे, और टाइप्स ऑफ रिलेशन अपना खत्म हो गया है। ऐसे करके क्रॉस बना दें, टाइप्स ऑफ रिलेशन अपना खत्म हो गया है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म हो गया है ना। टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म हो गया है ना। और मेंस में जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पूछा जाता है वो भी खत्म हो गया है। एनसीईआरटी में जो टाइप्स ऑफ रिलेशन पूछा है वो भी खत्म हो गया है। एडवांस में टाइप्स ऑफ रिलेशन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसके बाद भी अभी कुछ टाइप हम और पढ़ रहे हैं, है ना। इसके बाद भी अभी कुछ टाइप हम और पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन खत्म हो गया है, बोर्ड का सिलेबस खत्म हो गया है, मेंस का सिलेबस खत्म हो गया है, एडवांस में ये आता नहीं है। तो कुल मिला के सब खत्म हो गया है। लेकिन फिर भी
हम कुछ टाइप्स ऑफ रिलेशन और पढ़ रहे हैं, है ना। फिर भी हम कुछ, ये मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि भाई इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि भाई तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया। सर तो ये करना जरूरी नहीं है। हाँ सर ये पढ़ना जरूरी नहीं है एक बार जैसे अभी करने नहीं के नहीं, बाद? देखो आप समझे ही नहीं मेरी बात को। मैंने क्या कहा कि मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलता हूँ, कभी उसमें वो नहीं होता है। वो अलग बात है कि कुछ लोगों को व्यंग्य लगता है, लेकिन मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला है कि बोर्ड का सिलेबस खत्म हो गया है, मेंस का सिलेबस खत्म हो गया है, एडवांस में ये आता नहीं है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब एक्चुअली आप समझो ना, मैं ये नहीं कह सकता कि पढ़ना नहीं है, फिर मैं कहूंगा कि बच्चा कहेगा सर पढ़ना नहीं है तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो। अब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ना है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन एक्चुअली ये इसलिए पढ़ाया जाता है, मैं बताता हूं क्यों पढ़ा रहा हूं। क्या होता है कि भाई तुम कहीं इधर उधर किसी किताब में पढ़ लो कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, तुम लो बताओ, अपने सर ने तो पढ़ाया ही नहीं, बताओ मेन काम की चीज थी, अब क्या होगा, ये लो। तो इसलिए पढ़ा दिया, हालांकि नहीं पढ़ाते तब सर तब भी कुछ भी नहीं होता, पढ़ा दिया तब भी कुछ नहीं हो रहा है ना, लेकिन पढ़ा रहे हैं ताकि अपन इधर उधर कहीं देखे तो ऐसे तो। और पढ़ाने के साथ मैं बता भी रहा हूं ताकि जब तुम इधर उधर देखो तो तुम्हें लगे अच्छा सर ने पढ़ाया तो था लेकिन कह दिया था काम का नहीं है, इसलिए। और मान लो कभी आ जाए तो फिर मैं कह ही दूंगा पढ़ाया था, है ना। वैसे नहीं आता है और अभी तक कभी भी नहीं आया। सर कोचिंग एंटी, वाले टेस्ट में आएगा? हाँ कोचिंग में जो टेस्ट होते हैं वो उनमें आएगा? इसमें जो एग्जाम्स होते हैं कोचिंग में संडे को? कोचिंग के टेस्ट में आएगा। वैसे कोई समझदार व्यक्ति पेपर बनाएगा तो नहीं आएगा। अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है नहीं, अपने मॉड्यूल में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, अपनी डीपीपी में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, और कोई समझदार व्यक्ति पेपर बनाएगा तो नहीं आएगा क्योंकि सिलेबस में ही नहीं है। ओके सर। ठीक, अब इसका मतलब ये नहीं कि समझदार व्यक्ति पेपर बनाएगा तो नहीं आएगा, तो पढ़ाने वाला ऐसे नहीं, पढ़ाने वाला ज्यादा समझदार है इसलिए पढ़ा रहा है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन में लिखो रिलेशन आर ऑन सेट ए, रिलेशन आर ऑन सेट ए is called anti-symmetric relation. Relation R on set A is called anti-symmetric relation. Relation R on set A is called anti-symmetric relation if AB belongs to R, BA belongs to R, then A बराबर B. If AB belongs to R, BA belongs to R, then A belong बराबर B. अब इसका क्या है भाई, मैं कुछ रिलेशन लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए सेट ए ले लिया मैंने, कितना 1 2 3, और कुछ रिलेशन डिफाइन कर देता हूं। R0 मैंने डिफाइन कर दिया, इधर कर देता हूं R0 वही अपना नल सेट, R1 हो गया अपना भाई 1,1, 2,2 और 3,3, R4 हो गया 2 हो गया, एक ये ले लेता हूं चलो 1,2, R4 हो गया 1,1, 2,2, 3,3 और 1,3 और 3,1 भी ले लेता हूँ, तभी मजा। और R5 ले लिया मैंने, एक रो से पूरा ही ले लिया, चलो कहानी।
हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें से एंटी सिमेट्रिक है, कौन सा एंटी सिमेट्रिक नहीं है। तो जैसा हम इफ देन की डेफिनेशन को क्लियर कर चुके हैं, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? यस। ये दोनों हैं तो ये होना चाहिए, और अगर ये दोनों नहीं है या इनमें से एक भी नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? यस। ए बी है? हाँ। बी ए है? हाँ। क्या ए बराबर बी है? हाँ। ए बी है? बी ए है? ए बराबर बी है? हाँ। ए बी भी यही, बी ए भी यही, क्या दोनों एलिमेंट बराबर हैं? हाँ। ए बी है, बी ए है, ए बराबर बी है? हाँ। ए बी है, बी ए है? नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है। सर ये इफ ए third बी वाला और कैसे बी ए है तो किसकी बात करेंगे? ए बराबर बी की। ए बी बी ए है तो किसकी बात करनी है? ए बराबर बी की। ट्रांजिटिव में नहीं पढ़ा था? ए बी और बी सी है तो किसकी बात करनी है? ए सी की। लेकिन अगर ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो फिर ए सी की बात ही नहीं करनी। डेफिनेशन इफ देन, बार बार उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें आ जाओ, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? नहीं। ए बी है, बी ए है, ए बराबर बी है? नहीं। 1 बराबर 3 थोड़ी ना हो सकता है भाई। अगर ये दोनों एलिमेंट हैं तो 1 बराबर 3 होना चाहिए। अगर ए बी है, बी ए है, तो ए बराबर बी होना चाहिए। ए क्रॉस ए भी नहीं। दिस इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। रिफ्लेक्सिव की कोई बात नहीं करेंगे अभी हम, सिमेट्रिक की कोई बात नहीं करेंगे हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? एंटी सिमेट्रिक। सर थर्ड Clear है? वाला एक बार वापस से बता दीजिए। हाँ। सर थर्ड वाला समझ में नहीं आया। नहीं बेटा, अब इसके बाद कुछ नहीं समझा सकता इसमें मैं, इसके बाद कुछ नहीं समझा सकता इसमें। क्योंकि क्या ये बोर्ड के सिलेबस में है? नहीं। क्या ये मेंस के सिलेबस में है? नहीं। फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, ये महानता है ना। लेकिन मुझे भगवान बनने का कोई शौक नहीं है ना। लेकिन मुझे भगवान बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए इसको दोबारा नहीं समझा सकता। ठीक है बेटा, बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। चलिए, इसके बाद अगला आता है। भाई अब ऐसे थोड़ी ना है कि इसी पे पूरा लेक्चर खराब कर दूंगा, तुम्हारा समय भी तो अनमोल है, तुम्हारा समय भी अनमोल है। तो ये इस चीज पे पूरा लेक्चर खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तू, हाँ, जब अपन ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था तो उस पे पूरा लेक्चर खराब कर सकते थे, क्योंकि वो सिलेबस था। उस पे अपन पूरा लेक्चर खराब कर सकते थे, और उस पे मैं बोल सकता था जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इस पे नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा समय अनमोल है। मेरे की कोई दिक्कत नहीं, मैं कर सकता हूं इस पे भी एक लेक्चर खराब, लेकिन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि तुम्हारा समय क्या है? अनमोल है। चलो, इसके बाद अगला लिख रहे हैं बेटा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। अभी हफ्ते 10 दिन तो तुम्हें मेरी बातों को समझने में भी लगेंगे। क्या कहते हो, सही है? अरे हाँ ना तो बोला करो, ऐसे क्या? समझ जाते हैं। हाँ, ज्यादा लगेगा हफ्ते 10 दिन से? समझते हैं आप सर। समझते हैं क्या? अच्छा, अभी समय लगेगा यार। अभी तो मुझे वही नहीं समझ पाया जो पूरी 11th मुझसे पढ़े थे। अभी तो तुमने पढ़ना शुरू किया है, ऐसे क्या करते हो? चलो, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, इसमें लिखे बेटा, रिलेशन विच इज
relation which is reflexive comma antisymmetric and transitive. Relation which is reflexive comma antisymmetric and transitive is called partial order relation. Relation which is reflexive, antisymmetric and transitive is called partial order relation. जैसे इक्विवेलेंस होता है ना, उसके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चाहिए, वैसे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के लिए रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चाहिए। मतलब हम तीनों चीजें देखेंगे, अगर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। चलो, इसके बाद एक आता है बेटा इनवर्स रिलेशन। इसके बाद आता है इनवर्स रिलेशन में लिखो इफ R is a relation, if capital R is a relation, on set A, capital R is a relation on set A such that R अपन ने ले लिया या डिफाइन एज, जो भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी, A belongs to A और B belongs to A, या A to B भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों A B किसको बिलोंग कर रहे हैं? इसको। इफ R is a relation on set A, या on set A की जगह A to B लिख लो, चलो कोई ना, चलने दो। तो A to B ये है, then there exists a relation R inverse इक्वल्स टू कितना होगा? B कोमा A, A belongs to A, B belongs to A. Then there exists a relation R inverse B comma A, A belongs to A, B belongs to A, which is called inverse of R. मतलब सीधी सी कहने वाली बात यह है कि ऑर्डर पेयर के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज, है ना। R इनवर्स क्या है? B A, A belongs to A, B belongs to B, तो is called inverse relation of relation R, ऐसे लिखते हो। Then there exists a relation R inverse R B to A is called inverse relation of this. ये inverse relation होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई भी सेट ले लो, एक छोटे से एग्जांपल हम समझ लेते हैं, जैसे 1 2 3 ले लिया। अब इसमें कोई रिलेशन मैंने R डिफाइन कर दिया, क्या? जैसे कुछ भी ले लिया, 1 कोमा 1, 1 कोमा 2, 3 कोमा 2, मान लो ये ले लिया मैंने, ये क्या है? R, और ये A है, ये R है। अब तुमसे कोई कहे कि R इनवर्स लिखो, तो क्या लिखोगे? इसका तो 1 कोमा 1, इसका 2 कोमा 1 और इसका 2 कोमा 3, दैट इज R इनवर्स। खत्म। ये क्या हो जाएगा? R इनवर्स हो जाएगा। ये इसका मतलब है ना। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे R की जो डोमेन होगी वो इसकी क्या बन जाएगी? रेंज, और जो इसकी रेंज होगी वो इसकी क्या बन जाएगी? डोमेन। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि A और B क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये अपने पास रिलेशन थे जो अपने को पढ़ने थे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें पढ़ना है, तो ये 2-3 और एक्स्ट्रा रिलेशन थे जिसके बारे में मैंने तुम्हें जानकारी दे दी है ना। हालांकि अपने सिलेबस में वो शुरुआत वाले रिलेशन है जो अपन ने पढ़े थे। अब हमें पढ़ना है स्पेशल फंक्शन। अब हम कुछ स्पेशल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। स्पेशल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और स्पेशल फंक्शंस के बारे में जो हमें पढ़ना है, ये बोर्ड पे लिखा हुआ हटा दो बेटा, सबने लिख लिया जो घर बैठे हैं उन्होंने भी? यस सर। यस सर। चलो, यस सर। तो स्पेशल फंक्शन में जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट
फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर शॉर्ट में इसको GIF लिखेंगे हमेशा, फ्रैक्शनल पार्ट इसको FPF लिखेंगे, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं भाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसमें लिखें, वैसे नाम सुन रखा होगा तुमने इसका, दो जगह पे हो सकता है तुमने इसका नाम सुना हो। एक तो 11th में अपन ने कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा पढ़ा था, वहां पे नाम सुना होगा, और एक हमने बाइनोमल पढ़ाते वक्त भी इसका यूज किया होगा। हो सकता है बाइनोमल में एक तो वो होते हैं एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर, तो मैंने वही बोला बेटा कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा। अब तो लोगरिथम की जगह एफओएम फर्स्ट बोल देगा तो भी तेरी बात माननी पड़ेगी, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा में हमने पढ़ा था और एक वहां पे हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, तो इसमें लिखें एवरी रियल नंबर x कैन बी रिटर्न एज, every real number x can be written as, every real number x can be written as, every real number x can be written as x equals to greatest integer x plus fractional part x। हर रियल नंबर को हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं दो पार्ट में, और इसमें ये वाला जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। Every real number x can be written as integral part plus fractional part। ये वही चीज है जो हम लिखते हैं कि जैसे हम 3.2 को लिखते हैं 3 + 0.2 और हम 3 को लिखते हैं 3 + 0, लेकिन हम इसको थोड़ा सा चैनलाइज करना चाह रहे हैं। हम इसको थोड़ा सा क्या करना चाह रहे हैं, चैनलाइज करना चाह रहे हैं। बस वही चीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर, फ्रैक्शनल मतलब 1 से छोटा, 0 से 1 के बीच की कोई क्वांटिटी। पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करने की बात करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। क्या मैंने लिखा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब क्या इसका मतलब है? ऊपर वाला लिख दे, हटा दूं सारा ऊपर वाला। ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन और इक्वल टू x, है ना। तो अब इसकी डेफिनेशन में तुम्हें क्या समझना है वो समझो कि अगर इंटीजर है तो एज इट इज आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लें। अगर इंटीजर है तो एज इट इज आएगा, और इंटीजर नहीं है तो इंटीजर बन के आएगा। इंटीजर नहीं है तो इंटीजर बन के आएगा। एक्चुअली ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट, ये तुम ऐसे समझ सकते हो कि जैसे भगवान है ना, भगवान गॉड है, ये है ना, गॉड भगवान, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे समझ लो बस कि ग्रेटेस्ट इंटीजर भगवान, फ्रैक्शनल पार्ट भगवान। अच्छा, इनको भगवान कहने का कारण भी है। भगवान कहने का कारण तुम ऐसे समझो, जैसे ऐसे नहीं होता कि भगवान कभी भी कहीं भी क्या हो जाते हैं, प्रकट। ऐसे इनका किसी चैप्टर से कोई लेना देना नहीं होगा। चैप्टर कोई सा भी चल रहा होगा और ये कहीं भी कहाँ हो जाएंगे, प्रकट। कहीं भी क्या हो जाएंगे, प्रकट। जैसे आप ऐसे समझो कि आ रहे हैं अभी ये 12th में और ये प्रकट कहाँ पे हो चुके हैं, 11th में, भगवान, है ना। फिर आप समझे कि जैसे भगवान की अपनी अपनी शक्तियां होती है, अपनी अपनी क्या होती है, पावर्स होती है। नहीं जानते, अपने को पता है एक भगवान की अलग पावर, ऐसे तो ऐसे इनकी अपनी भी पावर। जैसे तुमने मॉड की पावर देखी होगी, मॉड भी एक भगवान ही थे। 11th में जो मिलते हैं वो मॉड भगवान, और जो 12th में मिलते हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट भगवान। तो जैसे मॉड भगवान की क्या पावर थी कि अंदर कोई भी जाएगा, बाहर हमेशा क्या निकलता था, नॉन नेगेटिव। कितनी भी बड़ी से बड़ी नेगेटिव क्वांटिटी को मॉड क्या बना देता था, पॉजिटिव। ऐसे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं, ये क्या भगवान है कि ये इनसे बाहर जब भी आएगा तो क्या आएगा, इंटीजर।
सबको क्या बना देंगे, ये इंटीजर, ये इनकी पावर है, ये सबको क्या बना देते हैं, इंटीजर। अब जैसे भगवान के बारे में एक और बात अपन ने सुनी है कि कई बार मनुष्य अपने जीवन पर्यंत भटकता रहता है लेकिन उसको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। मनुष्य जीवन पर्यंत भटकता रहता है और उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इससे क्या मतलब निकाला? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों ने कोई मतलब निकाला क्या इससे? ये टैलेंटेड ज्यादा हो ही नहीं इंटीजर फंक्शन। हाँ, अरे बोलो तो सही भाई, अब तुम्हारा माइक अनम्यूट रखा है तो बोलो कुछ। फिर शायद किसी का हो ही नहीं ऐसा भी कोई। हाँ, क्या कह रहा है ये? सर शायद किसी को समझ में ना आए वो ऐसा कह रहा है। हाँ, शायद किसी को समझ में ना आए वो कह रहा है ऐसा। अच्छा, पढ़ाए और समझ में ना आए, यूं ये इसका मतलब हुआ? मान लीजिए सर हर एक्स का इमेजिनरी नहीं होगा सर, नहीं भी हो सकता। हाँ हाँ, अब देखो मीनिंग समझने वाली बात है, आपको ऐसे भी समझ सकता है। अच्छा, सर ने कहा है कि हाँ मनुष्य जीवन पर्यंत भटकता रहता है और उसके बाद भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती, इसका मतलब है कि सर ये कहना चाह रहे हैं कि साल भर पढ़ने के बाद भी ये समझ में नहीं आता है। इसका मतलब ये निकाल सकता है बच्चा, इसका मतलब सर ये कहना चाह रहे हैं कि साल भर पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता है क्योंकि सर ने कह दिया भगवान है और मनुष्य जीवन पर्यंत भटकता है लेकिन उसके बाद नहीं मिलता। लेकिन सर ने ये बात पहले ही कह दी थी कि अगर कोई समझ में नहीं आया तो दोष किसका? मेरा। लेकिन उसके साथ एक बात ये भी होती है कि भाई मनुष्य जीवन पर्यंत भटकता है लेकिन उसको फिर भी भगवान नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर एक सच्चा मार्गदर्शक मिल जाए तो भगवान की प्राप्ति अति शीघ्र हो जाती है। वो तुम्हें मिल ही चुका है, इसका मतलब नहीं समझ में आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन साईं बाबा ये कह के गए हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, श्रद्धा और सबरी, पेशेंस। पेशेंस, वेट करना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं उस पे अपना विश्वास बनाए रखें और थोड़ा सा सब्र रखें, बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है। ये साईं बाबा कह के गए थे। तो 100% समझ में आएगा। हो सकता है इस चैप्टर में थोड़ा बहुत कम समझ में आए, लेकिन जब कंटिन्यूटी डेरिवेटिव पढ़ाएंगे मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट समझ में आया, और तुम सब बोलोगे हाँ आया। ठीक है, मैं तुमसे पूछूंगा समझ में आया और तुम क्या कहोगे? हाँ आया। तुम भी यहीं रहोगे और मैं भी यहीं रहूंगा, और मैंने स्टेटमेंट दिया है, रिकॉर्ड हो ही गया है, मतलब मैं पलट नहीं सकता हूं। अब हम शुरू करते हैं। तो अब मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इंटीजर है तो एज इट इज आएगा, और इंटीजर नहीं है तो इंटीजर बन के आएगा। लेकिन इंटीजर बनाने के लिए हमेशा नंबर लाइन पे जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर देखेंगे। इंटीजर बनाने के लिए नंबर लाइन पे जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर देखेंगे। क्या मैंने बोला? अच्छे से सुन लो, ध्यान दिमाग में बिठा लो कि अगर इंटीजर नहीं है तो नंबर लाइन पे जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर आएगा। 3.2 के जस्ट पहले 3, माइनस के 3.2 के जस्ट पहले -4, नंबर लाइन पे जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर आएगा। अब किसी को अगर नजर नहीं आता तो नंबर लाइन बनाए -3.2, -3, -4, और फिर देखें नंबर लाइन पे जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर। नंबर लाइन पे जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर। ये देखो पीछे एक बच्चे ने आंखें बंद कर ली, हिलाओ इसको। अरे भाई भगवान की प्राप्ति है, आंख बंद करके ले। अल्लाह, कमाल हो गया यार, कमाल हो गया, तूने भी कमाल कर दिया। उन्होंने कहा, सर ने कहा भगवान की प्राप्ति है तो बस आंख बंद करके बैठ जाओ। उन्होंने कहा बस अपने आप। भैया पढ़ाई चल रही है यहाँ पे, कमाल हो गया। ये लो देखो हालत।
ये देखो, उनने कहा अच्छा, सर ने कहा है कि भगवान की प्राप्ति है तो बस आत्मलीन हो जाओ आंख बंद करके। कमाल है, खतरनाक। टैलेंटेड है बच्चे बहुत। चलो, माइनस के 3.2 का कितना गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर -4। चलो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, -e -3 -3 e मतलब 2.72 माइनस मतलब माइनस के 2.72, माइनस के 2.72 के पहले माइनस का 3। अच्छा, पाई स्क्वायर 9 9 10 अच्छा, इरेशनल तो नहीं आएगा, कैसी बात है? भगवान प्रभु अंतर्यामी हैं, आएगा 9 आएगा। आएगा क्यों नहीं यार? कमाल कर दिया तेने भी यार, क्यों नहीं आएगा? प्रभु आएंगे तो डिफाइन तो होंगे, ऐसे क्या बात कर दी? पाई स्क्वायर 9 पॉइंट कुछ और 9.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 9 आएगा। चलो थोड़ा और मजेदार करते हैं इसको। 0.000001 0 0 वेरी गुड। 0.99 0 जब तक 1 से छोटा है नंबर लाइन पे जस्ट उसके पहले वाला इंटीजर। और आगे बढ़ते हैं। 0.999 0 वेरी गुड, बहुत अच्छे। 0.99999 0 बहुत अच्छे। 0.999 नहीं, 0.9 बार 0 1 प्रभु। 0.9 बार कितना आएगा? 1। क्योंकि बेटा 0.9 बार 1 होता है, 0.9999991 नहीं होता है, 0.9 बार 1 होता है। और ये आप छोटी क्लास में सीख के आए हो, और कैसे सीख के आए हो वो भी मैं बता देता हूं। लेट x इक्वल्स टू है 0.9 बार, x इक्वल्स टू है 0.99999, फिर कितना? 10x इक्वल्स टू है कितना? 9.999, सबट्रैक्ट किया -9x इक्वल्स टू -9, x इक्वल्स टू 1। ऐसा आप सीख के आए हो। तो बेटा ये तो अंदर 1 लिखा हुआ था, और अंदर 1 लिखा हुआ है तब तो 1 ही लिखेंगे। ये 1 नहीं है, ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है ये 1 है तो फिर 1 ही लिखेंगे। चलिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग सवाल लेता हूं, जैसे ये इंटरेस्टिंग था। ग्रेटेस्ट इंटीजर पाई -22/7। इससे तुम्हें प्रभु की महिमा समझ में आएगी। पाई -22/7 0 सर। प्रभु 0 पाई -22/7 आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है, बहुत बड़ा काम हम करने जा रहे हैं। -1 हाँ भाई, -1 बहुत अच्छे। इसकी वैल्यू आएगी बेटा -1। प्रभु बहुत अच्छे। पाई जो होता है, अगर आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे ध्यान देंगे तो 3.141 होता है, तीसरी डिजिट पे हम जाएंगे, और 22/7 पे हम ध्यान देंगे तो ये 3.142 होता है बेटा। अगर हम डेसिमल की तीसरी डिजिट पे चले जाएंगे तो हमें दोनों के बीच का अंतर नजर आएगा। तो यानी कि माइनस के 0.001 टाइप का कुछ बन जाएगा, और अगर माइनस के 0.001 बन जाएगा तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आने वाला है? -1।
बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, प्रभु की प्राप्ति की बात चल रही है यहाँ पे, ऐसे नहीं है ध्यान से। पाई माइनस 22/7, तो जब तक कंफर्म ना हो जाए कि क्वांटिटी क्या बन रही है तब तक कुछ ना करें। यहां तक क्लियर है सबको? जितने भी बैठे हैं सब, जो घर बैठे हैं उनको सबको क्लियर है? यस सर। मजा आ रहा है? यस सर। हाँ, पूरे साल मजा आएगा, टेंशन मत लो। बस दिक्कत तुम्हें वहां होगी जब ये जो मैं पढ़ा के निमट चुका हूं ये दोबारा आएगा और तुम मुझसे पूछ लोगे, तो भगवान रुष्ट होंगे और पाप लगेगा। भगवान रुष्ट होंगे और पाप लगेगा। बस ये एक ही जगह है। हाँ, पढ़ लोगे तो स्वर्ग मिलेगा, लेकिन अगर पढ़े हुए को भूल गए और दोबारा मुझसे पूछ लिया तो पाप लगेगा। बस एक यही खराबी है मेरे बारे में, अगर तुम पता करोगे मेरे बारे में तो बच्चे ये कहेंगे बाकी सब कुछ ठीक है। हाँ, लेकिन जो तुमने पढ़ा हुआ दोबारा पूछ लिया, क्योंकि मैं बार बार इसी चीज पे कहता हूं, अगर कोई समझ में नहीं आया तो दोष किसका? मेरा। और पढ़ने के बाद भूल गए तो दोष किसका? तुम्हारा। और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। हालांकि सजा सुधारने के लिए दी जाती है, फिर उसके बाद व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि वो सुधरना चाहता है कि नहीं सुधरना चाहता है। चलो अब हम डिफाइन करेंगे किसको? फ्रैक्शनल पार्ट को। अब हम किसको डिफाइन करेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट को। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, फ्रैक्शनल पार्ट को जब भी डिफाइन करना हो इसको डायरेक्ट डील मत करना। फ्रैक्शनल पार्ट को जब भी डिफाइन करना हो इसको डायरेक्ट डील ना करें। सिंबल से आप समझे, ये हैं थोड़े टेढ़े प्रभु और ये है थोड़े सीधे। सीधे जैसे नहीं होता कि भोलेनाथ जो होते हैं उनको माना जाता है कि भाई सीधे भगवान है। और फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ, कृष्णा जो होता है ना, मतलब विष्णु भगवान जो है उनको माना जाता है थोड़ा सा टेढ़ा। और लोग ये कहते भी हैं, आपने अगर देखा हो इतिहास, कि अगर आपको विष्णु भगवान को भी करना हो तो आप शिव की आराधना कर सकते हो, क्योंकि विष्णु भी शिव की आराधना करते हैं। अब आप समझे कि अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट के साथ डील करनी है तो आप हमेशा कैसे करें? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आप कैसे डील करेंगे? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट x को डिफाइन करने की कोशिश ना करें। डायरेक्ट फ्रैक्शनल पार्ट x को डिफाइन करने की कोशिश ना करें, खतरनाक हो सकता है। हमेशा क्या डिफाइन करें? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब आओ, फ्रैक्शनल पार्ट 3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.2, तो 3.2 माइनस के 0.2, सॉरी 3, तो कितना आ गया? 0.2। फ्रैक्शनल पार्ट माइनस के 3.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस के 3.2, तो माइनस के 3.2 माइनस 4.8, 0.8। इसके बाद आ जाओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 माइनस 3 कितना आएगा? 0। 3 माइनस 3 कितना आएगा? 0। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू जब भी निकालेंगे हमेशा क्या निकालेंगे? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब मैं इन दोनों के बारे में कुछ प्रॉपर्टी तुम्हें लिखा रहा हूं। इन दोनों के बारे में कुछ प्रॉपर्टी हम लिख रहे हैं। प्रॉपर्टी कैसे आई ये मैं समझाऊंगा, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं समझाऊंगा। बस आज लिख लेना है, बस आज लिख लेना है। प्रॉपर्टी कैसे आई मैं समझा दूंगा, इस्तेमाल कैसे करेंगे मैं समझा दूंगा, लेकिन ये सब समझेंगे कल। आज हम प्रॉपर्टी लिख के ले जा रहे हैं ताकि जब हम कल इस्तेमाल करें तो हमें पता हो कि हाँ ऐसा देखा था कल, ऐसा देखा था कल। तो अब हम
इसकी डेफिनेशन क्लियर है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट x से x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना आता है तो फ्रैक्शनल पार्ट अपने आप निकल जाएगा। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं। और प्रॉपर्टीज में दोनों की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं और फ्रैक्शनल पार्ट x की प्रॉपर्टी लिख रहे हैं। दोनों के बारे में कुछ जानकारी लिख रहे हैं। पहली जानकारी, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ये x से छोटा होता है और x माइनस 1 से बड़ा होता है। और इसके बारे में जो पहली प्रॉपर्टी है, फ्रैक्शनल पार्ट x हमेशा कहां से कहां तक जाता है, 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में ही जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल x और ग्रेटर देन x माइनस 1। आज सिर्फ प्रॉपर्टी लिखेंगे, कल कैसे आई, इस्तेमाल कैसे करेंगे वो सीखेंगे। दूसरी इसके बारे में बात है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब कोई इंटीजर आता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब कोई इंटीजर आता है तो ये सीधे सीधे उसको बाहर भेज देता है, ये सीधे सीधे उसको बाहर भेज देता है। मेरे वर्ड पे भी ध्यान दें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जब प्लस माइनस में कोई इंटीजर आता है तो ये सीधे सीधे उसको बाहर भेज देता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब कोई इंटीजर आता है तो ये उसको खा जाता है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब कोई इंटीजर प्लस माइनस में आता है तो ये उसको खा जाता है। ग्रेटेस्ट क्योंकि ये सीधा है, सीधा है तो सीधे सीधे बाहर भेज देता है, और ये टेढ़ा है, खा जाता है। तो फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जब कुछ प्लस माइनस में इंटीजर आता है तो ये उसको खा जाता है। हालांकि एक बात जो यहाँ पे हम ध्यान रख सकते हैं, ये इस तरह का नियम कायदा सिर्फ प्लस माइनस में इंटीजर है। अगर मल्टीप्लाई में कोई इंटीजर है तो कुछ नहीं हो सकता, ना तो बाहर आ सकता ना कुछ हो सकता। और इसके लिए दोनों मिलके एक ही बात बांधते हैं कि नहीं, ऐसा हम नहीं करें। दोनों प्लस माइनस है तो ये बाहर निकालेगा, ये उसको खा जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई में है तो दोनों कहते हैं कुछ नहीं होगा भाई, अंदर ही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दोनों अंदर ही रखे बैठे रहते हैं। मल्टीप्लाई में कुछ है तो, है ना, मल्टीप्लाई में है तो दोनों क्या करते हैं, अंदर लेके बैठे रहते हैं। प्लस माइनस में है तो बाहर भेज देते हैं। तीसरी बात इनके माइनस से रिलेटेड है कि अगर इनके अंदर माइनस है तो नियम से बाहर आएगा, अगर इनके अंदर माइनस है तो नियम से बाहर आएगा। नियम क्या है, ये कहता है कि अगर एक्स इंटीजर है तो डायरेक्ट आ जा, और अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर होके आएगा। शक्तियां अपनी अपनी, क्या करें। तो इसके अंदर जब माइनस बाहर आता है, कैसे क्या इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे क्यों लिख रहे हैं, इन सब का रीजन कल देखेंगे अपन। तो ये जो माइनस बाहर आएगा ना, कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा, केस बन के बाहर आएगा। अगर इंटीजर है तो डायरेक्ट आएगा, और इंटीजर नहीं है तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होगा। इसी तरह फ्रैक्शनल पार्ट क्या कहता है, इसकी भी सुन लेते हैं। ये कहता है कि अगर इसके अंदर माइनस है और एक्स इंटीजर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, 0। थोड़ा टेढ़ा है, 0। और अगर एक्स इंटीजर नहीं है तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता ना इंटीजर के लिए। तो अगर इंटीजर है तो चाहे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स लिखें चाहे फ्रैक्शनल पार्ट -x लिखें, क्या आएगा, 0। इंटीजर है, अभी अपन ने देखा था ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3 कितना आया था, 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4 कितना आएगा, 0। तो अगर इंटीजर है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 0 है, लिख के पिंड छुड़ा लो, 0। और अगर नहीं है तो फिर ये क्या आएगा, 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। चौथी बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, समझ रहे हो,
होना भी चाहिए। अरे भगवान पे भगवान, तो रहने तो वही भगवान है, और होना क्या है उनका। इसी तरह चाहे 2 बार लगाओ, चाहे 3 बार लगाओ, चाहे 4 बार लगाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स भी होगा ना, तो वो क्या बोला जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होगा तो भी क्या बोला जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। बस ये 4 बातें थी जो हमें इनके बारे में पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बस यहीं तक है, बाकी फिर कल करेंगे। सवाल कल करेंगे। होमवर्क दे देते हैं। एक बच्चा कुछ लिख रहता है, सर एक बात पूछनी है, आप हो कहाँ से? यहीं से हूं मैं तो, यहीं कोटा में ही पैदा हुआ, कोटा में ही पढ़ाई लिखाई की और कोटा में ही पढ़ाने लग गया, कोटा से बाहर कभी भी नहीं गया। इसको शक होगी कि कहीं पहले संत वंत तो बन के नहीं गए, कहीं नहीं गया, मैं तो यहीं हूँ। कई बार बच्चा उसने कहा यार बातों के हिसाब से तो लगता है कि पहले हिमालय कहीं चले गए दिखते हैं। कहीं नहीं गया बेटा, यहीं का हूं मैं तो, यहीं हुआ जन्म और यहीं पढ़ाई की, सारी पढ़ाई कोटा की है और फिर पढ़ा भी कोटा में ही रहा हूं तब से, कहीं बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाया। घर बैठे बैठे ही ज्ञान आ गया सारा। चलो तो होमवर्क में लिख लेते हैं क्या करके लाएंगे। एक तो लिख लो डीपीपी नंबर 2, डीपीपी 1 अपन कर चुके हैं, ये लो। ये कौन सी दुनिया, डीपीपी 1 तो कर ली ना। सर उसमें डीपीपी 2 में शायद तीसरे चौथे क्वेश्चन में कहीं डोमेन दूसरी दुनिया में चले जाते कई बार बच्चे, से लगता है। चलो तो एक तो लिख ले बेटा डीपीपी नंबर 2, और शीट में लिख लेते हैं। आज थोड़ा हैवी होमवर्क दे देंगे, कल क्लास नहीं है, परसों क्लास नहीं है। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में देखें क्या क्या दे सकते हैं। चलो ये तो डीपीपी में लिख दिया मैंने, डीपीपी नंबर 2 है। अब शीट में आ जाओ, शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर A1 A2 A3 और B1। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 4। बस यही है, ज्यादा तो नहीं है अभी कुछ भी, यही है। डीपीपी नंबर 2 है, शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 में A1 A2 A3 और B1 है, और एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है। ये होमवर्क में करके आना है, और बस फिर अगले हफ्ते से थोड़ा ज्यादा करें। अभी तो वो भी तो होगा, अभी हो गया क्या वो एसओटी हो गया क्या, तुम्हारा डिस्कशन अधूरा था जो? भाई कल सर है, कल क्लास है। हाँ तो फिर कोई बात नहीं, कल कर लेना। वैसे अपना तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही होमवर्क है, तो करो उसको, जो भी है पूरा करो। फिर बाकी सब तो हो गया ना, बाकियों का तो सबका ठीक है। चलो तो ये पूरा करो, फिर अगली क्लास में मिलते हैं बेटा।